जय हिंद दोस्तों। लक्ष्मीकांत की मास्टर क्लास की श्रृंखला में हम लोग प्रधानमंत्री टॉपिक को काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे। पढ़ने का तरीका यही होगा, इस वीडियो को यदि आप देखना चाहते हैं तो या तो आप सुन लीजिए, नहीं तो फिर अपना बुक उठा के देखिए। जहाँ जहाँ मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उस लाइन को ये देखिए कि मैं कैसे उस लाइन से क्या क्या जुड़ सकता है। जैसे कि संविधान द्वारा प्रदत्त सरकार की संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख होता है, ये बात जो लिखा है, ठीक है। तथा वास्तविक कार्यकारी तो शक्ति प्रधानमंत्री के पास है। तो इस चीज को हम देख लेते हैं भाई। तो इसके लिए अनुच्छेद 74 और 75 आप पढ़ लीजिए। 74 में लिखा है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देंगे। और अब जब सहायता और सलाह मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को देगी तो पावरफुल कौन हुआ? और राष्ट्रपति ऐसी सहायता को मानने, सलाह को मानने के लिए बाध्य है। तो फिर वास्तविक शक्ति किसके पास होगी? वास्तविक शक्ति भी मंत्रिपरिषद के पास में। तो संविधान द्वारा प्रदत्त सरकार की संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति जो है नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख होता है, ये अनुच्छेद 74 खुद कह दे रहा है। और वास्तविक कार्यकारी शक्तियां तो प्रधानमंत्री के पास है। क्यों भाई? अनुच्छेद 75 पढ़ लीजिए आप, उसमें लिखा है प्रधानमंत्री की नियुक्ति से राष्ट्रपति करेंगे और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करेंगे। मतलब अब प्रधानमंत्री जो सलाह देंगे कि भाई इस आदमी को राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्री बनाओ, तो राष्ट्रपति का बनाना पड़ेगा, उनके पास कोई विकल्प ही नहीं है। तो दूसरे शब्दों में राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है, जबकि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। तो भारत का प्रमुख कौन है? भारत का प्रमुख है कौन? राष्ट्रपति। जबकि सरकार के प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के प्रमुख है। तो ये अंतर है। एक हेड ऑफ गवर्नमेंट है, वो प्रधानमंत्री है, और हेड ऑफ स्टेट जो है वो राष्ट्रपति है। सिंपल है। तो भारत की शासन प्रणाली संसदीय लोकतंत्र है। इसमें दो जो भी मतलब पार्लियामेंट्री सिस्टम होगा उसमें क्या होता है, एक तो नॉमिनल हेड होता है, दूसरा क्या होता है, रियल हेड होता है। जो नॉमिनल होगा उसे हम डी ज्यूर एग्जीक्यूटिव बोलेंगे और जो रियल होगा उसे डी फैक्टो बोलेंगे। मतलब जो व्यवहारिक रूप से निर्णय ले रहा है तो वो कौन है? प्राइम मिनिस्टर। तो वो डी फैक्टो है। डी ज्यूर कौन है? वह जो संविधान के अनुसार क्या है? प्रमुख है, यानी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या करेंगे? आदेश पर हस्ताक्षर करेंगे, परंतु निर्णय किसका होगा? निर्णय होगा मंत्रिपरिषद का और प्रधानमंत्री का। तो ये बात है। तो अब तो ये क्लियर हो गया है। अब हम प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है ये देख लेते हैं। नियुक्ति संविधान में प्रधानमंत्री के निर्वाचन और नियुक्ति के लिए कोई विशेष प्रक्रिया नहीं दी गई। लोग, एक और बड़ी बात है, संविधान जैसे हमारा भारतीय संविधान है उसमें प्रधानमंत्री की नियुक्ति और निर्वाचन के लिए कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है। केवल इतना लिखा है कि अनुच्छेद 75 राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। अनुच्छेद 75 केवल इतना कहता है कि राष्ट्रपति महोदय जो होंगे वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे, बस। अब 75 में वास्तव में क्या लिखा है तो बता देता हूँ। द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड द अदर मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। मतलब संविधान में प्रधानमंत्री चुनाव के लिए कोई अलग नियम नहीं है, क्योंकि भारत में जो लोकतांत्रिक संसदीय प्रणाली है पार्लियामेंट्री सिस्टम है, और पार्लियामेंट्री सिस्टम में पीएम संसद के विश्वास यदि कॉन्फिडेंस पर निर्भर करता है, ना कि सीधी जनता के मतदान पर। तो पीएम सीधे जनता के मतदान पर निर्भर नहीं करता है, यहाँ संसद के कॉन्फिडेंस पर निर्भर करता है। जनता लोकसभा के सदस्य चुनती है और लोकसभा में जिस पार्टी को बहुमत मिलता है उसका नेता प्रधानमंत्री नियुक्त होता है। ये वाली बात है, सिंपल। तो प्राइम मिनिस्टर इज इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल, नहीं बाय डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर। आपने कभी मोदी जी को वोट दिया है? तो नहीं दिया है। तो प्रधानमंत्री को जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुनती, उसे राष्ट्रपति परोक्ष रूप से नियुक्त करता है, लेकिन वही लोकसभा में बहुमत का नेता होता है। ठीक है। हालांकि इसका प्राय यह नहीं है कि राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर देगा। मतलब कोई विशेष प्रक्रिया नहीं दी गई है संविधान में, लेकिन राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर देगा। इस हेतु राष्ट्रपति स्वतंत्र नहीं है। तो स्वतंत्र नहीं है तो क्या है? तो राष्ट्रपति का पद क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल हेड का है। वह संवैधानिक मर्यादा से बंधा हुआ है। कौन? राष्ट्रपति। वह अपने विवेक का उपयोग तभी कर सकता है जब लोकसभा में कोई स्पष्ट बहुमत नहीं हो। जब यदि किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत है, जैसे 2019 में बीजेपी को मिला, तो राष्ट्रपति उसके नेता जो नरेंद्र मोदी हैं उनको ही नियुक्त करेगा, भले ही वह व्यक्तिगत रूप से किसी और को पसंद करें। राष्ट्रपति की व्यक्तिगत पसंद थोड़ी होती है। जो इस पार्टी को बहुमत मिला उसके नेता को करना है, सिंपल है।
चलिए क्वेश्चन करते हैं, प्रेसिडेंट हैज कंप्लीट डिस्क्रिप्शन इन अपॉइंटिंग द प्राइम मिनिस्टर। नहीं भाई, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन नहीं होता है, राष्ट्रपति के पास सीमित विवेक का प्रयोग होगा। केवल जब बहुमत अस्पष्ट होगा तो राष्ट्रपति के पास अपना विवेक अधिकार है। मतलब राष्ट्रपति स्वतंत्र नहीं है, संवैधानिक मर्यादाओं से बंधे हुए हैं, वह वही नियुक्ति करेंगे जो जनता के बहुमत की भावना को दर्शाता है। ठीक है, अब ये और देख लेते हैं। सरकार की संसदीय व्यवस्था के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं, परंतु यदि कोई दल स्पष्ट बहुमत ना हो तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति में अपना विवेक स्वतंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इस स्थिति में राष्ट्रपति सामान्यतः सबसे बड़े दल अथवा सबसे बड़े गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री बनाएंगे और उससे 1 माह के भीतर सदन में विश्वास मत हासिल करने के लिए कहते हैं। मतलब मान लो आपके दल को सबसे ज्यादा, मतलब आपने कई दलों को जुटा लिया है, उसके मतलब जुटाने से हमारे पास कितना हो गया, बहुमत हो गया। बहुमत मतलब होता है हमारे यहाँ जैसे 543 सीटें हैं तो बहुमत कितना होगा, उसका आधा होगा कितना, 273 सीट आपके पास है तो प्रधानमंत्री आपको कर देंगे, कौन, प्रधानमंत्री बना देंगे राष्ट्रपति। लेकिन कहेंगे 1 माह के आप ये सिद्ध कर दो कि भाई आपके पास 273 सीटें हैं, 1 माह के अंदर विश्वास मत हासिल करके दिखाओ। ठीक है, यह क्या है, यह संवैधानिक परंपरा है, अर्थात कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन है, ना कि लिखित प्रावधान है। तो एक कन्वेंशन है, कोई लिखित प्रावधान नहीं है। 1996 में जब किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला तो राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने अटल बिहारी वाजपेयी को सबसे बड़े दल के नेता के रूप में पीएम नियुक्त किया और उन्हें विश्वास मत लेने को कहा। और अटल बिहारी वाजपेयी मात्र 13 दिन तक उनकी सरकार रही। 13वें दिन जब विश्वास मत की बात आई तो अटल बिहारी वाजपेयी बहुमत को सिद्ध नहीं कर पाए। हालांकि उनका दल उस समय सबसे बड़ा दल था, सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी को आई थी, लेकिन वो इतनी नहीं थी कि 272 270 उनमें 180 के आसपास कुछ सीटें थी उनकी। तो ये जो बात है, ठीक है, जब बहुमत अस्पष्ट हो तो राष्ट्रपति केवल परीक्षण करवाता है, निर्णय सदन के विश्वास मत से ही तय होता है। ये बात हुई। राष्ट्रपति द्वारा इस विवेक स्वतंत्रता का प्रयोग प्रथम बार 1979 में किया गया था। विवेक स्वतंत्रता का पहली बार प्रयोग राष्ट्रपति द्वारा कब किया गया, 1979 में किया गया, जब तत्कालीन राष्ट्रपति जो नीलम संजीवन रेड्डी थे, इनने मोरारजी देसाई वाली जनता पार्टी सरकार को पतन के बाद चरण सिंह को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। नीलम संजीवन रेड्डी ने क्या किया, अपने विवेक अधिकार का प्रयोग किया और चौधरी चरण सिंह से कहा आप प्रधानमंत्री बन जाओ। ठीक है, तो 1979 में क्या घटना हुई थी, जब जनता पार्टी टूट गई थी और कोई स्पष्ट बहुमत नहीं था, तो राष्ट्रपति ने तब विवेक का प्रयोग करते हुए चरण सिंह को पीएम नियुक्त किया, परंतु चरण सिंह संसद में बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए और इस्तीफा देना पड़ा। तो 1979 में पहला कॉन्स्टिट्यूशनल टेस्ट ऑफ प्रेसिडेंशियल डिस्क्रिप्शन है। चरण सिंह बने पीएम पर सदन का विश्वास जीत ही नहीं पाए। ठीक है, ये बात है। तो अब थोड़ा हल्का सा रिवीजन करा देते हैं आपका। शासन व्यवस्था में क्या है, संसदीय लोकतंत्र। डी हेड कौन है, प्रेसिडेंट। डी फैक्टो हेड पीएम है। अनुच्छेद 74 और 75 आपको मालूम है। नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति, परंतु पीएम कौन बनेगा, बहुमत का नेता। विवेक अधिकार केवल तब जब कोई दल बहुमत में ना हो, और ऐसा कब किया था, 1979 में नीलम संजीव रेड्डी द्वारा चौधरी चरण सिंह को पीएम बना के पहली बार विवेक अधिकार का प्रयोग किया। क्या हेड ऑफ स्टेट हेड ऑफ गवर्नमेंट के बराबर है, तो बिल्कुल नहीं है। हेड ऑफ स्टेट अलग है, हेड ऑफ गवर्नमेंट अलग है, क्योंकि हमारे यहाँ सिस्टम पार्लियामेंट्री है। तो भारत में प्रधानमंत्री जनता की इच्छा का मूर्त रूप है। राष्ट्रपति तो कलम चला रहे हैं, पर दिशा किसके द्वारा तय की जा रही है, प्रधानमंत्री के द्वारा। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि एक स्थिति और भी है, कौन सी, जब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के चुनाव और नियुक्ति के लिए अपना व्यक्तिगत निर्णय लेता है। जब प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाए और उसका कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी ना हो, तो ये और समस्या है। मतलब एक तो मृत्यु हो जाए पीएम की, जैसे इंदिरा गांधी की हो गई, उसका कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी भी नहीं है, ये समस्या है। तो अनुच्छेद 75 का बंद कह रहा है, द प्राइम मिनिस्टर शेल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। यह अनुच्छेद क्या है, राष्ट्रपति को डिस्क्रिशनरी स्पेस देता है जब कोई बहुमत का नेता या उत्तराधिकारी स्पष्ट ना हो तब।
तो यह वह स्थिति है जब प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाती है और पार्टी या गठबंधन के पास तुरंत कोई घोषित उत्तराधिकारी नहीं होता है। तो ऐसे में जो राष्ट्रपति को तुरंत निर्णय लेना पड़ता है ताकि शासन में कोई संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल वैक्यूम ना बन जाए। तो आप ऐसे समझिए 1984 में क्या हुई थी, इंदिरा गांधी की हत्या हो गई। इंदिरा गांधी हत्या के ठीक बाद यही स्थिति बनी, कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी घोषित ही नहीं था। देश में अस्थिरता थी, राष्ट्रपति को तुरंत कदम उठाना पड़ा। राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की मृत्यु पर नया प्रधानमंत्री नियुक्त करने से पहले संसदीय दल के निर्णय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। नहीं भाई, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अपना विवेक प्रयोग कर सकता है ताकि शासन बाधित ना हो, ये बात है। तो स्पष्ट बहुमत है तो राष्ट्रपति की भूमिका औपचारिक है, कोई बहुमत नहीं तो सबसे बड़े के दल को नेता को बुला लो भाई। अचानक मृत्यु हो जाए तो तुरंत अंतरिम निर्णय लेके कुछ करो, ठीक है। जब शासन शून्य हो, संविधान राष्ट्रपति को तत्काल विवेक देता है कि शासन रुकना नहीं चाहिए, लोकतंत्र को कैसे भी चलाते रहो, इस तरीके की बात है। तो ऐसा तब हुआ जब 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हो गई। तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने राजीव गांधी को प्रधानमंत्री नियुक्त कर कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त करने की प्रथा को अनदेखा कर दिया। उन्होंने कहा कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाने से अच्छा है हम प्रधानमंत्री ही बना देते हैं। पहले क्या हुआ था, मृत्यु तो नेहरू जी की भी हुई थी, मृत्यु तो लाल बहादुर शास्त्री की भी हुई थी, तब कार्यवाहक पीएम के रूप में गुलजारी लाल नंदा ने काम किया था। लेकिन इंदिरा गांधी की मृत्यु के टाइम पे ज्ञानी जैल सिंह खेल गए और उन्होंने राजीव गांधी को परमानेंट पीएम ही बना दिया, कार्यवाहक प्रधानमंत्री नहीं बनाया, ठीक है। ये जो बात है। तो इंदिरा गांधी की हत्या कब हुई, 31 अक्टूबर 1984 को। और स्थिति कैसी थी, आपातकालीन अर्थात संवैधानिक शून्य की स्थिति। परंपरा क्या थी, ऐसी स्थिति में पहले कार्यवाहक पीएम बनाया जाता है, और तो राष्ट्रपति ने सीधे राजीव गांधी को पूर्ण रूप से पीएम बना दिया ताकि देश में कोई सत्ता रिश्ता न रहे। तो राजीव गांधी उस समय लोकसभा सदस्य और इंदिरा गांधी के राजनीतिक उत्तराधिकारी माने जाते थे। लोकसभा के एमपी थे और माना जाता था कि इंदिरा गांधी के राजनीतिक उत्तराधिकारी वही हैं, परंतु पार्टी द्वारा औपचारिक रूप से नेता घोषित नहीं किए गए थे। फिर भी राष्ट्रपति ने कंटिन्यूटी ऑफ गवर्नेंस के सिद्धांत को प्राथमिकता दी। तो क्या राजीव गांधी कार्यवाहक पीएम बने थे? नहीं भाई, पूर्ण रूप से पीएम बने थे, कार्यवाहक नहीं थे। तो बाद में कांग्रेस की जो संसदीय दल ने सर्वसम्मति से उन्हें अपना नेता चुन लिया। बाद में क्या हुआ, कांग्रेस का जो संसदीय दल था उसने सर्वसम्मति से उन्हें अपना नेता चुन लिया था, ठीक है। ये छोटी सी बात है। तो यह कदम क्या है, संवैधानिक वैधता को मजबूत करता है, क्योंकि राष्ट्रपति की नियुक्ति निर्णय अस्थायी था, पर पार्टी द्वारा समर्थन मिलने से राजीव गांधी की वैधता पूर्ण हो गई। तो राष्ट्रपति ने पूर्ण रूप से पीएम बना दिया, तो उनके पीएम बनाने से क्या होता है, जब पार्टी अपना संसदीय दल का उन्हें अपना नेता चुन लेती है तो क्या हो गया, उसकी वैधता को एक स्थायित्व मिल गया। तो राजीव गांधी की नियुक्ति राष्ट्रपति का व्यक्तिगत निर्णय था और संसद में से समर्थन नहीं मिला, ये गलत है। कांग्रेस संसदीय दल ने बाद में उन्हें अपनी सर्वसम्मति से नेता चुना, इसलिए नियुक्ति वैध और स्थायी हो गई थी, ये बात है। तो अब क्या है, हालांकि किसी निवर्तमान प्रधानमंत्री की मृत्यु पर यदि सत्ताधारी दल एक नया नेता चुनता है तो राष्ट्रपति के पास उसे प्रधानमंत्री नियुक्ति करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं होता है, ठीक है। तो राजीव गांधी वाले मामले में क्या हुआ था, एक अलग बात थी, संसद ने भी उन्हें स्थायित्व दे दिया था। लेकिन यहाँ जब राष्ट्रपति संवैधानिक बाध्यता में होता है तब रूलिंग पार्टी एक नया नेता चुन लेती है तो राष्ट्रपति को उसी प्रधानमंत्री नियुक्त करना होता है। उस स्थिति में विवेक समाप्त हो जाता है। रूलिंग पार्टी अपना नेता चुन लेगी तो विवेक समाप्त हो जाएगा। 2004 में जब सोनिया गांधी ने पीएम पद को अस्वीकार कर दिया तो कांग्रेस ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को नेता के रूप में चुना, तो राष्ट्रपति कलाम ने उसी आधार पर उन्हें नियुक्त कर दिया। तो प्रधानमंत्री के निधन के बाद भी राष्ट्रपति किसी अन्य को पीएम नियुक्त कर सकता है? नहीं भाई, यदि रूलिंग पार्टी नया नेता चुन लेगी तो राष्ट्रपति बाध्य हो जाएगा फिर उसको चुनने के लिए, ये बात है। सन 1980 में दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि संविधान में यह आवश्यक नहीं कि एक व्यक्ति प्रधानमंत्री नियुक्त होने से पूर्व लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करे।
मतलब यह सिद्धांत एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980 में आया। कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन से ये मेल खा रहा था, जहां कहा गया कि अपॉइंटमेंट प्रोसीड्स कॉन्फिडेंस टेस्ट, मतलब अपॉइंटमेंट प्रोसीड्स जो होगी उसका कॉन्फिडेंस टेस्ट होगा। मतलब पहले नियुक्ति होती है, फिर राष्ट्रपति उसे यथाउचित समय देते हैं, लगभग 1 महीना आधा महीना जितना समय देंगे, और लोकसभा में बहुमत सिद्ध करने को बोलेंगे। यह व्यवस्था शासन में निरंतरता और स्थिरता बनाए रखने के लिए है। ठीक है, तो 1980 में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि संविधान में यह आवश्यक नहीं कि एक व्यक्ति पीएम नियुक्त होने से पूर्व लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करे। राष्ट्रपति को पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति करनी चाहिए और तब एक यथाचित समय सीमा के भीतर उसे लोकसभा अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कहना चाहिए। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, जैसे चौधरी चरण सिंह हैं, इनकी पहले राष्ट्रपति ने ज्ञानी जैल सिंह ने किसने कर दी, नियुक्ति कर दी। नीलम संजीव रेड्डी ने कर दी चरण सिंह की 1979 में, विश्वनाथ प्रताप सिंह 1989 में, चंद्रशेखर 1990 में, पीवी नरसिम्हा राव 1991 में, अटल बिहारी वाजपेयी 1996 में, एच.डी. देवगौड़ा 1996, आई.के. गुजराल 97, अटल बिहारी वाजपेयी 98। इसी प्रकार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। मतलब इन्हें फ्लोर टेस्ट बाद में कराया, पीएम पहले बन गए। ठीक है, तो 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि एक व्यक्ति को जो किसी भी सदन का सदस्य न हो 6 माह के लिए प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। इस समय अवधि में उसे संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनना पड़ेगा, अन्यथा प्रधानमंत्री के पद पर नहीं रह पाएगा। कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री तभी बन पाएगा जब वह लोकसभा में बहुमत सिद्ध करे। नहीं भाई, पहले नियुक्त कर दो, बाद में बहुमत सिद्ध करेगा। और ये जो राष्ट्रपति को पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति करनी चाहिए और यथोचित समय देना चाहिए, यह सिद्धांत कंटिन्यूटी ऑफ एग्जीक्यूटिव को सुनिश्चित कर रहा है कि यदि पहले विश्वास मिल जाएगा तो सत्ता शून्य पैदा हो जाएगा। इसलिए राष्ट्रपति पहले नियुक्त करता है, फिर समय देता है बहुमत सिद्ध करने का। आमतौर पर 15 से 30 दिन में का समय मिल जाता है। ठीक है, 1996 में राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने अटल बिहारी वाजपेयी को पीएम नियुक्त किया। 13 दिन में विश्वास मत सिद्ध करने को नहीं कर पाते, 13 दिन में सरकार गिर गई उनकी। ठीक है, ये बात है। चरण सिंह 1979 में बने, तो मतलब ये है चरण सिंह गठबंधन अस्थिर था इनका, तो ये हार गए, इस्तीफा देना पड़ा। वीपी सिंह का इनका गठबंधन को इनको समर्थन मिला 1989 में, इसलिए इन्हें सफलता मिली विश्वनाथ प्रताप सिंह को। और चंद्रशेखर को कांग्रेस का भारी समर्थन मिला, तो कुछ महीनों बाद समर्थन वापस लिया, सरकार गिर गई चंद्रशेखर की। और पीवी नरसिम्हा राव बहुमत नहीं था, पर बाद में समर्थन मिला, तो पूर्ण कार्यकाल ने 5 साल का पूर्ण कार्यकाल पूरा किया। तो इस तरीके की बात है। अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन की सरकार बनाए, विश्वास मत में हार गए। और एच.डी. देवगौड़ा संयुक्त मोर्चा की सरकार थी 1996, इन्हें कुछ समय बाद हटा दिया गया। आई.के. गुजराल अल्पमत सरकार थी इनकी, तो समर्थन वापसी हुआ, समर्थन सरकार गिर गई। अटल बिहारी वाजपेयी 1998 में एनडीए में गठबंधन, एनडीए में इनका क्या था, अटल बिहारी वाजपेयी का गठबंधन था। जैसे गठबंधन टूटा तो अटल बिहारी वाजपेयी ये वाला जो था 13 दिन वाला, उसमें ये हार गए थे। तो वीपी सिंह 1989 में, चंद्रशेखर 1990 में, पीवी नरसिम्हा राव 91 में, अटल बिहारी वाजपेयी 96, एच.डी. देवगौड़ा 96, आई.के. गुजराल 97, अटल बिहारी वाजपेयी 98। इसी प्रकार प्रधानमंत्री नियुक्त। 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि एक व्यक्ति को जो किसी भी सदन का सदस्य न हो 6 माह के लिए प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। इस समय अवधि में उसे संसद द्वारा किसी भी सदन का सदस्य बनना पड़ेगा, अन्यथा वह प्रधानमंत्री के पद पर नहीं रह पाएगा। ये बात है। ये सिद्धि में आप क्या करिए, किसी भी सदन के सदस्य बनिए अगर आप प्रधानमंत्री को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो। ठीक है, ये बात है। तो ये जो बातें हैं, ये हम कहाँ से और किस आर्टिकल से ये बातें उठाएंगे, इसके लिए आप 75 का 5 पढ़ लीजिए, 75 का 5 पढ़ लीजिए, 75 का 5। उसमें लिखा है, A minister who for any period of 6 consecutive months is not a member of either house of parliament shall at the expiration of that period cease to be a minister। प्रधानमंत्री मिनिस्टर की श्रेणी में आएगा।
कोई भी व्यक्ति जो अभी सांसद नहीं है, ना लोकसभा ना राज्यसभा का सदस्य, फिर भी प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है, परंतु उसे 6 महीने के भीतर किसी से एक सदन की सदस्यता लेनी होगी। यदि वो ऐसा नहीं कर पाता तो उसका कार्यकाल हो जाएगा स्वतः समाप्त। तो एसपी आनंद वर्सेस एच.डी. देवगौड़ा 1996 केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि एच.डी. देवगौड़ा उस समय संसद के किसी सदन के सदस्य नहीं थे, फिर भी प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए थे। ठीक है, तो ऐसे समझना है हम लोगों को, लोकसभा चुनाव के बाद यदि कोई नेता अभी क्या नहीं है, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, तो राष्ट्रपति उसे प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है, क्योंकि संविधान में पॉपुलर लीडर को रोकने की मंशा नहीं थी, परंतु उसे एक सीमा लगाई गई, 6 महीने में सदस्य बनो वरना पद छोड़ो। मतलब आपको सांसद होना जरूरत नहीं है, आप बस पॉपुलर लीडर हों तो सांसद मतलब पीएम बन सकते हैं। एक अनुच्छेद 75 के 5 के तहत आपको 6 महीने के तहत सदस्यता लेनी होगी। ठीक है, तो केवल संसद सदस्य ही प्रधानमंत्री होगा ऐसा नहीं है। 6 महीने के अंदर कोई भी पॉपुलर लीडर जिसको लगता है, राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि ये प्रधानमंत्री बनने की योग्य है, प्रधानमंत्री के लिए पर्याप्त बहुमत है, तो वो बन सकता है। इस समय अवधि में उसे संसद के किसी सदन का सदस्य बनना पड़ेगा, अन्यथा प्रधानमंत्री के पद पर नहीं बना रहेगा। तो यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, अर्थात संवैधानिक शर्त है। यदि कोई व्यक्ति 6 माह के भीतर न लोकसभा का न राज्यसभा का सदस्य बनेगा तो वह स्वचालित रूप से प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। इस पर कोई औपचारिक आदेश की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई व्यक्ति नियुक्त हुआ पर उपचुनाव बाय इलेक्शन में हार गया तो निर्वाचित नहीं हो सका, तो उसका प्रधानमंत्री पद होगा स्वतः समाप्त। संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य हो सकता है। अनुच्छेद 75(5) का ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस है। प्रधानमंत्री लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी का सदस्य हो सकता है। भारत में प्रधानमंत्री का जो पद है दोनों सदनों के लिए खुला है। 66, 96 और 2004 को याद रखें। 66 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, 96 में आपका इंद्र कुमार गुजराल और 2004 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह इसी प्रकार बने थे। इंद्र कुमार गुजराल नहीं, एच.डी. देवेगौड़ा ये सब राज्यसभा सदस्य थे, फिर भी इन्हें प्रधानमंत्री हम लोगों ने बनाया। तो ये दोनों सदनों में से किसी भी सदन का हो सकते हैं। प्रधानमंत्री केवल लोकसभा सदस्य ही हो सकता है, तो प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन से हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो लोकसभा से ही हो। ब्रिटेन में वहाँ लोकसभा से ही होता है, जबकि हमारे यहाँ किसी भी सदन से हो सकता है। ये अंतर हमारा और ब्रिटेन से है। दूसरे, ब्रिटेन में प्रधानमंत्री का निम्न सदन हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य होना चाहिए। अगर ब्रिटेन से बात करें तो ये लिखा है ना, ये देखिए, संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में से किसी का हो, जबकि ब्रिटेन में क्या है, ब्रिटेन में क्या होना चाहिए, प्रधानमंत्री निम्न सदन से भी ही होना चाहिए, यानी लोकसभा से ही होना चाहिए। ब्रिटेन से हम लोग इस तरीके से अंतर है, हम ब्रिटेन से बंदे कॉपी थोड़ी है हम ब्रिटेन का, मतलब चीज़ें ब्रिटेन से ली हैं, लेकिन उनका हमने कॉपी नहीं किया, उनका अपनी परिस्थिति के अनुसार प्रयोग किया है। तो जवाहरलाल नेहरू एवं लाल बहादुर शास्त्री के निधन पर जब नेतृत्व करना उठा तो राष्ट्रपति ने अस्थायी व्यवस्था की। मतलब जवाहरलाल नेहरू हैं, लाल बहादुर शास्त्री, इनका हो गया निधन, नेतृत्व का प्रश्न जब उठा तो राष्ट्रपति ने कर दी अस्थायी व्यवस्था। और उन्होंने वरिष्ठ मंत्री को तब तक प्रधानमंत्री बनाया जब तक पार्टी द्वारा औपचारिक रूप से नेता का चयन नहीं हुआ। तो गुलजारी नंदन ने ही बतौर प्रधानमंत्री का काम किया दोनों ही बार। तो नरेंद्र मोदी के बाद अस्थायी प्रधानमंत्री नियुक्त करना संविधान में स्पष्ट लिखा है? नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि मोदी जी के बाद कौन बनेगा प्रधानमंत्री अस्थायी रूप से। कार्यवाहक प्रधानमंत्री का प्रावधान संविधान में स्पष्ट रूप से नहीं लिखा है। यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन है कि हम वरिष्ठ व्यक्ति को ही प्रधानमंत्री बनाएंगे। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। अब चलेंगे हम लोग पदावधि और वेतन पे चलेंगे। ऐसे समझिए, जो वाला जो हम पहले बता रहे थे कि कौन कार्यवाहक बनेगा, उसमें क्या होता है, राष्ट्रपति ने कंटिन्यूटी ऑफ गवर्नमेंट के सिद्धांत के तहत गुलजारी लाल नंदा को एक्टिव प्राइम मिनिस्टर बनाया, यानी केवल तब तक जब तक पार्टी औपचारिक रूप से नया नेता घोषित न कर ले। नंदा जी 2 बार कार्यवाहक बने, मई 1966 में नेहरू के बाद और जनवरी 66 में शास्त्री जी के निधन के बाद। तो नंदा जी के पास कोई स्थायी बहुमत नहीं था, लेकिन संविधान की स्थिरता बनाए रखने के लिए उन्होंने प्रशासनिक कार्य संभाला। यह भारत के संविधान की लचीलापन और स्थिरता दोनों को दर्शा रहा है। ठीक है, एक्टिंग पीएम थे गुलजारी लाल नंदा। 75 के 5 में 6 महीने की व्यवस्था है। ठीक है, एसपी आनंद वर्सेस एच.डी. देवेगौड़ा केस है 1996 का। ठीक है,
ये बात हो। अब हम लोग चलते हैं शपथ पदावधि में वेतन पर चलते हैं। तो प्रधानमंत्री का जो पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति उसे पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलवाते हैं। प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने से पूर्व क्या राष्ट्रपति उसे किसकी शपथ दिलाएंगे? पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। ठीक है, पद एवं गोपनीयता की शपथ लेते हुए प्रधानमंत्री कहता है कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। अच्छा, मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। कैसी श्रद्धा? सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं श्रद्धापूर्वक एवं शुद्ध अंतरण से अपने पद के दायित्व का निर्वहन करूंगा। मैं श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतरण से अपने दायित्व का निर्वहन करूंगा। और देख लेते हैं। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। प्रधानमंत्री गोपनीयता की शपथ के रूप में कहता है कि मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं, जो विषय मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक सिवाय जबकि ऐसे प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय के निर्वहन के लिए ऐसा अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। ये बात रहेगी। तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं तथा वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। हालांकि इसका अर्थ यह नहीं है कि राष्ट्रपति किसी भी समय प्रधानमंत्री को उसके पद से हटा दे। प्रधानमंत्री को जब लोकसभा में बहुमत हासिल है तो राष्ट्रपति उसे बर्खास्त नहीं कर सकता है, और लोकसभा में अपना विश्वास मत खो देने पर उसे अपने पद से त्यागपत्र देना होगा अथवा त्यागपत्र न देने पर राष्ट्रपति उसे बर्खास्त कर सकता है। प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते संसद द्वारा समय समय पर निर्धारित किए जाते हैं। वह संसद सदस्य को प्राप्त होने वाले वेतन और भत्ते प्राप्त करता है। इसके अतिरिक्त वह व्यय विषयक भत्ते, निःशुल्क आवास, यात्रा भत्ता, स्वास्थ्य सुविधा आदि प्राप्त करता है। सन 2001 में संसद ने उसका व्यय विषयक भत्तों को 1500 से बढ़ाकर 3000 रुपये प्रति माह कर दिया है। ठीक है, ये बात। चलिए अब देख लेते हैं। ये तो हो गई पूरी बात इनकी जो प्रधानमंत्री की शपथ एवं पदावधि होगी। अब इसको थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे, हम इसको थोड़ा अलग तरीके से कैसे समझेंगे। तो प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति उसे पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएगा। ये कहाँ लिखा है? 75 के 4 में लिखा है। प्रधानमंत्री और सभी मंत्री तीसरे शेड्यूल में निर्धारित शपथ लेंगे। ठीक है, प्रधानमंत्री 2 शपथ लेता है, एक ओथ ऑफ ऑफिस लेता है, एक ओथ ऑफ सीक्रेसी लेता है। संविधान और कर्तव्य के प्रति निष्ठा की लेता है, दूसरा राज्य के रहस्यों की गोपनीयता बनाए रखने के लिए लेता है। इन शपथों का उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि प्रधानमंत्री संविधान का पालन करे, पक्षपात से रहेगा मुक्त और प्रशासनिक गोपनीयता बनाए रखेंगे। ठीक है, जब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को शपथ दिलाते हैं तो उसे सिर्फ औपचारिकता नहीं बल्कि संवैधानिक अनुबंध है, कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्ट्रैक्ट होता है। प्रधानमंत्री अब तो राज्य के संविधान का रक्षक बन जाता है। प्रधानमंत्री की जो संसद है अध्यक्ष द्वारा दिलाई जाती नहीं भाई। प्रधानमंत्री की शपथ राष्ट्रपति दिला रहे, कोई अध्यक्ष नहीं दिला रहे हैं। प्रधानमंत्री केवल पद की शपथ लेता है, गोपनीयता की नहीं। पद और गोपनीयता की दोनों की शपथ लेता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति से पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलवाता है। पद एवं गोपनीयता की शपथ लेते हुए प्रधानमंत्री कहता है कि मैं संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। तो यह जो शपथ का पाठ है वो तीसरी अनुसूची में है, पार्ट 1 में निर्दिष्ट है। इसे कॉन्स्टिट्यूशनल टेक्स्ट के रूप में देखा जाना चाहिए। मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता अखंडता की अक्षुण्ण रखूंगा। मैं श्रद्धापूर्वक के शुद्ध अंतरण से अपने पद के दायित्व का निर्वहन करूंगा। मैं भय, पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। ये बात है। तो प्रधानमंत्री अपनी शपथ में समाजवाद शब्द का उल्लेख करता है। नहीं भाई, समाजवाद संविधान की प्रस्तावना है पर शपथ में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, प्रधानमंत्री गोपनीयता की शपथ के रूप में कहता है कि मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ, जो विषय मेरे विचार के लिए लाया जाएगा। मतलब शपथ प्रधानमंत्री को यह बात देती है कि राज्य के गोपनीय मामलों जैसे कैबिनेट डिस्कशन, पॉलिसी ड्राफ्ट, नेशनल सिक्योरिटी को या किसी अन्य व्यक्ति या संस्था के साथ प्रकट नहीं करेगा, सिवाय जब उसके संवैधानिक कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक ना हो। तो यदि प्रधानमंत्री किसी राष्ट्रीय सुरक्षा बैठक या रक्षा समझौते का हिस्सा है तो वह कुछ जानकारी को सार्वजनिक नहीं कर सकता। यह कैबिनेट सिक्रेसी प्रिंसिपल कहलाता है, जो मंत्रिमंडल की एकता, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को सुरक्षित करता है। कैबिनेट सिक्रेसी प्रिंसिपल। प्रधानमंत्री जब अपनी गोपनीयता की शपथ लेता है तो गोपनीयता की शपथ लेते हुए कहता है कि मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मेरे विचार के लिए लिया जाएगा
अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवा जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा अपेक्षित हो। मतलब वही कह रहा है जब ऐसा अपेक्षित हो जाएगा तो बताना ही पड़ेगा, अगर अपेक्षित ना हो तो ऐसा अपेक्षित हो, ये वाला जो बात है देखिए क्या कह रहे हैं, तब तक के सिवाय लिखा है ना, तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा, ये वाली बात है। तो यह शपथ जो है प्रधानमंत्री को यह बाध्यता देती है कि राज्य के गोपनीय मामलों जो कैबिनेट के डिस्कशन हैं, पॉलिसी ड्राफ्ट है, नेशनल सिक्योरिटी को और किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को प्रकट नहीं करेगा सिवाय जब उसके संवैधानिक कर्तव्यों को निर्वहन के लिए आवश्यक हो। यदि प्रधानमंत्री किसी राष्ट्रीय सुरक्षा बैठक या रक्षा समझौते का हिस्सा है तो उस जानकारी को सार्वजनिक नहीं कर सकता। यह कैबिनेट सिक्रेसी प्रिंसिपल है। कैसा प्रिंसिपल है? CSP प्रिंसिपल, कैबिनेट सिक्रेसी प्रिंसिपल, जो मंत्रिपरिषद की एकता अर्थात कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को सुरक्षित रखता है। ये कोई शपथ नहीं है, ये मंत्रिपरिषद की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी सुरक्षित रख रहा है, समझ रहे हैं। और प्रधानमंत्री गोपनीयता की शपथ लेने के बाद भी संबंधित जानकारी संसद में साझा कर सकता नहीं भाई, और केवल वही साझा कर सकता है जो संवैधानिक रूप से अपेक्षित हो। राज्य की गोपनीयता शासन की मर्यादा है, प्रधानमंत्री वही बोलता है जो राष्ट्र हित में हो। ठीक है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं है तथा वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है, ऐसा अनुच्छेद 75 के 2 में है। द मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। यहाँ राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत का अर्थ है लिटरल सेंस में नहीं है, मतलब राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत का अर्थ है लिटरल सेंस में नहीं है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की इच्छा से नहीं बल्कि लोकसभा के बहुमत के समर्थन से पद पर बना रहता है। राष्ट्रपति का प्लेजर वास्तव में लोकसभा के विश्वास पर निर्भर है, कॉन्फिडेंस पर निर्भर है। राष्ट्रपति का प्लेजर मतलब लोकसभा का कॉन्फिडेंस है। ठीक है। यदि प्रधानमंत्री लोकसभा में विश्वास मत हार जाए तो राष्ट्रपति को उन्हें हटाना पड़ता है, भले ही राष्ट्रपति स्वयं चाहे या न चाहे। इस प्रकार की बात है। तो राष्ट्रपति अपनी इच्छा से प्रधानमंत्री को कभी भी पद से हटा सकता नहीं भाई। राष्ट्रपति तभी हटा सकता है जब प्रधानमंत्री लोकसभा का बहुमत खो देता है। तो प्रधानमंत्री का पद है राष्ट्रपति कृपा से नहीं, लोकसभा के विश्वास से चलता है। ठीक है। तो प्रधानमंत्री को जब तक, कहाँ पे लिखा है, लोकसभा में विश्वास मत हासिल है और राष्ट्रपति उससे बर्खास्त नहीं कर सकता, ये वाला बात है। ये जो प्रधानमंत्री को जब तक लोकसभा में बहुमत हासिल है राष्ट्रपति उसे बर्खास्त नहीं कर सकता। लोकसभा में अपना विश्वास मत खो देने पर उसे अपने पद से त्यागपत्र देना होगा, अथवा त्यागपत्र न देने पर राष्ट्रपति उसके बर्खास्त कर देंगे। या तो वो त्यागपत्र दे देंगे या फिर राष्ट्रपति महोदय उसे बर्खास्त कर देंगे। ये है। तो यह एक संवैधानिक व्यवहार्यता है अर्थात कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन है। लोकसभा ही वास्तविक निर्णायक है और प्रधानमंत्री उसी के प्रति उत्तरदायी है, राष्ट्रपति के प्रति नहीं। 1979 में चरण सिंह बहुमत खो बैठे, राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने उन्हें पद छोड़ने के लिए कहा, परंतु 1980 में इंदिरा गांधी के समय राष्ट्रपति कोई ऐसी शक्ति नहीं थी क्योंकि उन्हें बहुमत प्राप्त था। तो इस तरीके की बात है। तो लोकसभा में अपना विश्वास मत खो देने पर उसे अपने पद से त्यागपत्र देना होगा और अथवा त्यागपत्र न देने पर राष्ट्रपति उसे बर्खास्त कर देंगे। तो संविधान में स्थिति स्पष्ट उल्लेख ही लिखी है कि पार्लियामेंट्री कन्वेंशन से आती है। यदि प्रधानमंत्री विश्वास मत में हार जाए और इस्तीफा न दें तो राष्ट्रपति उन्हें पद से हटा सकता है ताकि लोकतंत्र में शून्यता ना बने। 1979 में चरण सिंह ने इस्तीफा दिया और 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार विश्वास मत में 1 वोट से हार गई और उन्होंने तुरंत इस्तीफा दे दिया। ठीक है। एक 13 दिन में गिरी थी, एक 13 महीना में गिरी थी। तो 13 महीना में जो गिरी थी वो 1 वोट से हारी थी जयललिता की वजह से। ठीक है। तो प्रधानमंत्री की हटाने की शक्ति केवल संसद के पास है। व्यवहार्यता संसद विश्वास मत के माध्यम से स्वीकार करती है और राष्ट्रपति उसे औपचारिक रूप से हटाता है। लोकसभा अस्वीकृति देती है, राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करता है। प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते संसद द्वारा समय समय पर निर्धारित किए जाते हैं। तो आर्टिकल 75 के 6 में लिखा है वेतन और भत्ते संसद द्वारा निर्धारित होंगे। वर्तमान में सैलरी एंड अलाउंस ऑफ मिनिस्टर्स एक्ट 1952 के अंतर्गत आते हैं। तो अनुच्छेद 75 का 6 कह रहा है प्रधानमंत्री वेतन और भत्ते समय समय पर निर्धारित होंगे। वह संसद सदस्य को प्राप्त होने वाले वेतन और भत्ते प्राप्त करता है। प्रधानमंत्री का वेतन संसद द्वारा पारित अधिनियम के तहत किया जाता है जो समय समय पर संशोधित होता है। वह वही वेतन और भत्ते प्राप्त करेगा जो एक सांसद को मिलते हैं। साथ ही कुछ अतिरिक्त सुविधाएं जैसे आधिकारिक निवास, सेवन लोक कल्याण मार्ग पे मिलता है, सेवन लोक कल्याण मार्ग पे सुरक्षा मिलेगी, सरकारी वाहन स्वास्थ्य सुविधा और विदेशी यात्रा भत्ते है। इस प्रकार 2001 में संसद ने उसके व्यय भत्ते 1500 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये प्रति माह कर दिए।
वर्तमान में कुल पैकेज लगभग 2 लाख रुपए प्रति माह, मूल वेतन प्लस भत्ते प्लस सुविधाएं हैं। ठीक है। प्रधानमंत्री का वेतन राष्ट्रपति तय करता है? नहीं, संसद निर्धारित करती है अनुच्छेद 75 के 6 के तहत। तो प्रधानमंत्री का तनख्वाह संविधान नहीं, संसद तय करती है, क्योंकि लोकतंत्र में वेतन जवाबदेही से बंधा है। ठीक है, ये बात है। अब हम लोग देखेंगे प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियों के बारे में। ठीक है, तो प्रधानमंत्री कार्य और शक्तियां निम्नलिखित हैं। उससे पहले क्या हम लोग जो लाइनें लिखी हैं, ये वाली जो कार्य शक्तियों के बारे में हल्का सा बता देते हैं आपको। यहीं ये जो लिखा है, उसके बाद में तो अनुच्छेद 74 और 75 में यह अनुच्छेद बताते हैं कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है और मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह देती है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट की मीटिंग बुला रहे हैं और सभी मंत्रियों को सलाह लेकर किसी नीति पर निर्णय ले रहे हैं, तो ये क्या है? उनकी कार्य और नीति है। आर्टिकल 74 और 75 का जो वैभागिक उदाहरण है, प्रधानमंत्री सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि मंत्रिपरिषद की आत्मा है। भारत में राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख है, परंतु असली शासन शक्ति प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट के पास होती है। अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करना होगा। इससे ज्ञात होता है कि पीएम ही शासन का वास्तविक संचालन करता है, डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव है। अब चलो इसे देख लेते हैं। प्रधानमंत्री पद एवं गोपनीयता की शपथ उसी तरह ले रहे हैं जैसे किसी भी केंद्रीय मंत्री के लिए। तो अनुच्छेद 75 का 4 यह अनुच्छेद प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री को शपथ और गोपनीयता की शपथ का प्रावधान करता है। जब नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी तो उन्होंने कहा, मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा तथा गोपनीयता बनाए रखूंगा। यह उसी अनुच्छेद के अंतर्गत है, 75 के 4 के तहत। तो भारत में शपथ केवल औपचारिकता नहीं बल्कि संवैधानिक अनुबंध है, कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्ट्रैक्ट है। इससे व्यक्ति संविधान और जनता के प्रति जवाबदेह हो जाता है। प्रधानमंत्री मंत्री दोनों समान शपथ लेते हैं क्योंकि दोनों कार्यपालिका के हिस्से हैं। बस प्रधानमंत्री नेतृत्व करता है, लीडर ऑफ द काउंसिल होता है, यही अंतर है बस। उदाहरण के लिए अब इसमें आते हैं बीपी सिंह वाले केस में। बीपी सिंह 1990 और देवगौड़ा 1997 वाली बात जो आती है, लोकसभा में हारने पर त्यागपत्र दे दिया विश्वनाथ प्रताप सिंह ने और देवगौड़ा ने। तो अनुच्छेद 75 के 3 एक कहता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। जब बीपी सिंह की सरकार 1990 में लोकसभा में विश्वास मत हार गई तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया क्योंकि लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व समाप्त हो गया था। इसी तरह 1997 देवगौड़ा सरकार भी बहुमत खोने पर गिर गई। तो यह जो प्रधानमंत्री तभी तक पद पर रह सकता है जब तक लोकसभा का कॉन्फिडेंस उस पर है। जैसे ही बहुमत खोता है नहीं तो वो संवैधानिक रूप से त्यागपत्र देना पड़ता है। इससे सरकार और जनता के प्रति उत्तरदायी बनती है। मंत्रियों के वेतन और भत्ते अधिनियम 1952 को इस उद्देश्य के लिए पारित किया। ये बात लगा वेतन और भत्ते वाली बात, तो 1952 का द सैलरीज एंड अलाउंस ऑफ मिनिस्टर एक्ट इस अनुच्छेद के अंतर्गत आया, जिससे तय हुआ कि प्रधानमंत्री मंत्री को कितना वेतन और सुविधा मिली। संविधान ने शक्ति संसद को दी कि वो अपने मंत्रियों को वेतन तय करे और लोकतंत्र में पारदर्शिता जवाबदेही का संकेत है। यानी वेतन कार्यपालिका खुद नहीं बढ़ा सकती, इसके लिए विधायिका को मंजूरी चाहिए। यही शक्ति संतुलन का आधार है। ठीक है। मंत्रियों को वेतन और अधिनियम 2001 संविधान अनुच्छेद 75 के 6 में है। यह अधिनियम मूल 1952 के अधिनियम से अलग है अर्थात संशोधित है। 2001 में मंत्रियों को वेतन और अन्य सुविधाओं की मुद्रास्फीति नए प्रशासनिक खर्चों को ध्यान में रखते हुए बढ़ाया गया है। यह दिखाता है कि संविधान के अनुच्छेद स्तर नहीं बल्कि जीवित है, लिविंग है। समय समय पर बदलती परिस्थितियों के अनुसार अधिनियम में संशोधन किए जाते हैं। इससे शासन तंत्र गतिशील, डायनामिक और व्यवहारिक होता है। ठीक है। अब आते हैं प्रधानमंत्री की शक्ति की, हम लोग जो बात करेंगे उस पर। अब प्रधानमंत्री की शक्तियां देख लेते हैं। मंत्रिपरिषद के प्रमुख के रूप में प्रधानमंत्री की शक्तियां क्या क्या हैं। वह मंत्री नियुक्त करने हेतु अपने दल के व्यक्तियों की राष्ट्रपति को सिफारिश करता है। राष्ट्रपति उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त करता है जिनकी सिफारिश प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। तो राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री बनेंगे तो कैसे बनेंगे? पीएम मोदी की सिफारिश पर बनेंगे। और अमित शाह गृह मंत्री बनेंगे। तो ये अनुच्छेद 75 के 1 में लिखा है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करेंगे और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर होगी। 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने अपने दल के कुछ प्रमुख नेताओं जैसे राजनाथ सिंह, अरुण जेटली आदि की सिफारिश की। राष्ट्रपति ने उन्हीं नामों को मंत्री के रूप में नियुक्त किया। यह प्रक्रिया अनुच्छेद 75 के अनुसार होती है। ठीक है। तो भारत का राष्ट्रपति नाम मात्र नियुक्त करता होता है परंतु वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के पास होती है।
संविधान के अनुच्छेद दिखाता है कि प्रधानमंत्री ही मंत्रिपरिषद की रचना का वास्तुकार आर्किटेक्ट है। इससे राजनीतिक स्थिरता बनी रहती है और प्रधानमंत्री को प्रशासनिक नियंत्रण भी मिल जाता है। अब वह मंत्रियों को विभिन्न मंत्रालय आवंटित करता है और उनमें फेरबदल करता है। अब कौन सा मंत्रालय किसको मिलेगा ये बात है। मंत्री तो सबको बना देंगे, लेकिन किसको कौन मंत्रालय मिलेगा ये अलग मैटर है। तो इस 77 और 78 का मिश्रित प्रयोग हुआ है। इसमें एक कार्यपालिका के व्यापार संचालन से जुड़ा है, अर्थात बिजनेस से जुड़ा है, और प्रधानमंत्री ही मंत्रालयों का बंटवारा तय करता है। जब 2021 में मोदी सरकार ने कैबिनेट रिशफल किया और स्वास्थ्य मंत्रालय हर्षवर्धन से लेकर मनसुख मंडाविया को दिया, तो यह वही शक्ति थी जिसका उल्लेख उस लाइन में है। यह मंत्रियों को विभिन्न मंत्रालय आवंटित करता है और उनमें फेरबदल करता है। कभी देखते हैं कैबिनेट का विस्तार होता है, कैबिनेट में परिवर्तन होता है, तो उसी तरह से होता है। तो प्रधानमंत्री मंत्रियों को विभाग बांटता है ताकि प्रशासन सुचारू रूप से चले सके। यह संसाधन वितरण की शक्ति है। जैसे एक कप्तान अपने खिलाड़ियों को मैदान में जगह जगह तय करता है, बल्कि मंत्रालय को फेरबदल राजनीतिक संतुलन और प्रदर्शन आधार निर्णय दोनों के लिए किया जाता है। ठीक है, वह किसी मंत्री को त्यागपत्र देने अथवा राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है। और किसी मंत्री से कह देगा भाई त्यागपत्र दे दो, और त्यागपत्र नहीं देंगे तो राष्ट्रपति कह देगा भाई इन्हें बर्खास्त कर दो। ठीक है, इसके लिए 75 का 2 पढ़ो। 75 का 2 कह रहा है मंत्री राष्ट्रपति की इच्छा पर पद धारण करते हैं, लेकिन व्यवहार में इच्छा राष्ट्रपति की नहीं प्रधानमंत्री की इच्छा होती है, अर्थात प्रधानमंत्री की सलाह पर निर्भर होता है। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी ने जॉर्ज फर्नांडिस से इस्तीफा दिलवाया। जब उन पर रक्षा घोटाले का आरोप लगा तो राष्ट्रपति ने पीएम की सलाह पर उसे स्वीकार किया। ठीक है, यह लाइन प्रधानमंत्री की डिसिप्लिनरी पावर दर्शाती है। यह भी तय करता है कि कौन मंत्री कैबिनेट में बना रहेगा। इससे सरकार में एकता और अनुशासन सुनिश्चित होता है। यानी राष्ट्रपति केवल औपचारिक रूप से बर्खास्त करते हैं, असल आदेश प्रधानमंत्री देते हैं। वह मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता था तो उसके निर्णय को प्रभावित करता है। मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? मंत्री, पीएम या राष्ट्रपति? तो पीएम। तो इसके लिए अनुच्छेद 74 और 75 3 से व्युत्पन्न है, यानी जहां मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व सलाह का उल्लेख है। कैबिनेट मीटिंग प्रधानमंत्री ही अध्यक्षता करता है और महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय जैसे जीएसटी, नोटबंदी, कोरोना, लॉकडाउन, ईटीसी, इन सभी में अंतिम निर्णय किसका होता है? पीएम का होता है। तो प्रधानमंत्री कैबिनेट का पिवोट है, अर्थात केंद्र बिंदु है। वह बैठकों का नेतृत्व करता है, एजेंडा तय करता है और अंतिम राय बनाता है। इससे सुनिश्चित होता है कि सरकार की दिशा एक ही मार्ग पर है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। और सभी मंत्रियों की गतिविधियों को नियंत्रित निर्देशित करता है और उसमें समन्वय रखता है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री अनुच्छेद 78 पढ़ लीजिए आप, जहाँ मंत्रियों की गतिविधि की बात करेंगे तो अनुच्छेद पढ़ लेना 78 नियंत्रण निर्देशित करता है। ठीक है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सरकार के कार्यों को सूचना देता है और मंत्रियों को समन्वय करता है सुनिश्चित। प्रधानमंत्री हर मंत्रालय से रिपोर्ट लेकर यह देखता है कि सभी विभाग राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप काम कर रहे हैं और गति शक्ति योजना में विभिन्न मंत्रालयों को तालमेल है कि नहीं। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मंत्रियों की गतिविधि को नियंत्रण निर्देशित करता है और उनमें समन्वय रखता है। यह शक्ति प्रधानमंत्री की संयोजन शक्ति है, पर उसे टीम लीडर बनाती है, न कि इंडिविजुअल बॉस। और सभी मंत्रालयों की दशा एक समान रखता है ताकि नीति टकराव या दोहराव न हो। वह पद तो क्या करता है? सभी मंत्रियों की गतिविधि को नियंत्रित करेगा, निर्देशित करेगा और गतियों में समन्वय बनाएगा। वह अपने पद से त्यागपत्र देकर मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकता है। अनुच्छेद 75 थी मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, इसलिए जब पीएम त्यागपत्र देता है तो पूरी परिषद अस्तित्व खो देती है। 1979 मोरारजी देसाई ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया, उनके साथ ही पूरी सरकार समाप्त हो गई, अन्य मंत्री स्वतः पदहीन हो गए। तो प्रधानमंत्री सरकार की रीढ़ है, यदि वह करता है तो पूरी व्यवस्था कर जाती है। यह कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का चरम रूप है, जहाँ सरकार का जीवन प्रधानमंत्री से जुड़ा है। प्रधानमंत्री की मृत्यु अथवा त्यागपत्र से मंत्रिपरिषद स्वयं ही विघटित हो जाती है और एक शून्यता उत्पन्न हो जाती है। अनुच्छेद 75 3 लागू होता है। 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद पूरी मंत्रिपरिषद स्वतः समाप्त हो गई। नया प्रधानमंत्री बनने तक, इंदिरा गांधी बनने तक अंतरिम प्रशासन चलता रहा। ठीक है,
तो प्रधानमंत्री केवल सर्वोच्च मंत्री नहीं बल्कि संवैधानिक नागरिक है, कॉन्स्टिट्यूशनल नकलियत है, उनके बिना मंत्रिपरिषद अस्थिर है और इससे सरकार में स्पष्ट केंद्रीय नेतृत्व का अवधारणा पुष्ट होती है। ये बात है। दूसरी ओर किसी अन्य मंत्री की मृत्यु या त्यागपत्र पर केवल रिक्तता उत्पन्न होती है, जिसे भरने के लिए प्रधानमंत्री स्वतंत्र होते हैं। अनुच्छेद 75 का बन पुनः लागू हो जाता है, जहां पीएम तय करता है कि खाली पद पर कौन आसन होगा। 2019 जब अरुण जेटली ने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया तो पीएम मोदी ने वित्त मंत्रालय का प्रभार निर्मला सीतारमण को सौंप दिया। तो प्रधानमंत्री की शक्ति रिप्लेसमेंट कंट्रोल तक फैली है। किसी मंत्री को जाना सरकार को प्रभावित नहीं करता, क्योंकि पीएम नया व्यक्ति चुन लेता है। इससे सरकार की निरंतरता बनी रहती है। ये बात। तो प्रधानमंत्री मृत्यु त्यागपत्र संबंधी पर स्वयं ही विकृत हो जाती है, एक शून्यता उत्पन्न हो जाती है, और दूसरी ओर किसी अन्य मंत्री की मृत्यु या त्यागपत्र पर केवल रिक्तता उत्पन्न होती है और जिसे भरने के लिए प्रधानमंत्री स्वतंत्र है। शून्यता तब उत्पन्न होगी जब प्रधानमंत्री की मृत्यु होगी। ठीक है, ये बात है। अब हम राष्ट्रपति के संबंध में सब तथ्यों देख लेंगे कि राष्ट्रपति के संबंध में इन शक्तियों का क्या महत्व है। ठीक है, तो अब राष्ट्रपति के संबंध में हम लोग देख रहे हैं। राष्ट्रपति के संबंध में प्रधानमंत्री निम्न शक्तियों का प्रयोग करता है। कौन कौन सी शक्ति है? वह राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की मुख्य कड़ी का मतलब वह राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की मुख्य कड़ी है। उसका दायित्व है कि वह तो इससे संबंधित संवाद की मुख्य कड़ी में जब प्रधानमंत्री रहते हैं तो ये अनुच्छेद 78 के तहत है। और अनुच्छेद 78 में क्या लिखा है कि प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति को सरकार के कार्यों की सूचना दे और मंत्रिपरिषद के निर्णय को जानकारी दे। जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के विशेष सत्र से पहले प्रधानमंत्री से नीतिगत विषयों जैसे महिला आरक्षण विधेयक पर ब्रीफिंग ली तो यह प्रक्रिया अनुच्छेद 78 के तहत की गई मानी जाएगी। तो राष्ट्रपति भारत के संवैधानिक प्रमुख हैं, परंतु प्रशासनिक सूचना और नीति का निर्णय प्रधानमंत्री के माध्यम से उन तक पहुँचती हैं। यानी पीएम संवैधानिक सेतु है, कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रिज है। इससे राष्ट्रपति के शासन की हर कार्य की जानकारी बनी रहती है, बिना कि वे सीधे हर मंत्री से संपर्क करें। वो राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री के माध्यम से ही सारी जानकारी ले लेते हैं। ये बात हो गई। इसका मतलब ये उन्हें हर मंत्री से संपर्क साधने की जरूरत नहीं है, केवल प्रधानमंत्री से संपर्क साधे उन्हें सब कुछ पता चल जाएगा। ये बात है। का संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावना संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी निश्चय राष्ट्रपति को संसूचित करना ये प्रधानमंत्री के कर्तव्य है राष्ट्रपति के प्रति। तो इसके लिए आप अनुच्छेद 78 का पढ़िए। उसमें लिखा है प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि राष्ट्रपति सरकार के सभी निर्णय को जानकारी दे। जब मंत्रिपरिषद ने नागरिकता संशोधन विधेयक पारित करने का निर्णय लिया तो प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को निर्णय सूचित किया। बाद में राष्ट्रपति ने अपनी स्वीकृति और विधेयक कानून बना। राष्ट्रपति प्रत्येक नीतिगत निर्णय की जानकारी लेता है और यह पारदर्शिता सुनिश्चित करती है कि संविधान प्रमुख शासन से जुड़ा रहे और कोई निर्णय उनके नाम पर बिना सूचना न हो, यानी सूचना देना संविधान जवाब देगी। ठीक है, ये बात। तो सूचना का दायित्व और पारदर्शिता का आयाम अनुच्छेद 78 का है। अब अगला देखते हैं। संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विधेयक प्रस्तावना संबंधी जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे वह दे। मतलब अब राष्ट्रपति मांगने पे आ गए। जब राष्ट्रपति मांगे कोई जानकारी तो किस आर्टिकल के देंगे? 78 के खा के तहत देंगे। देखो, प्रधानमंत्री स्वयं में कोई जानकारी दे दे तो 78 का का है। जब राष्ट्रपति मांग दे तो 78 का खा है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सरकार की किसी भी कार्य से संबंधित जानकारी देने के लिए बाध्य है। ये बात रियल सत्य है। ये बात सही है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सरकार के किसी भी कार्य से संबंधित जानकारी देने के लिए बाध्य है। यदि राष्ट्रपति किसी समय पूछें हाल ही में लागू हुई शिक्षा नीति में क्या संशोधन हुए तो प्रधानमंत्री या संबंधित मंत्री को यह जानकारी देना संवैधानिक दायित्व है। तो यह खंड राष्ट्रपति को संवैधानिक निगरानी की शक्ति देता है। वे सरकार से कोई भी जानकारी मांग लेंगे और प्रधानमंत्री उसे रोक नहीं सकता। इससे सुनिश्चित होता है कि राष्ट्रपति केवल नाम मात्र नहीं बल्कि सूचना संपन्न प्रमुख हैं और यही कॉन्स्टिट्यूशनल चेक विदाउट इंटरफेरेंस कहलाता है। किसी भी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने निश्चय कर दिया है कि तो मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया, राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष विचार के लिए रखे।
ये बात, इसके लिए अनुच्छेद 78 का गा को आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? 78 का गा, 78 का गा। ये बात, यदि किसी मंत्री ने किसी विषय पर निर्णय लिया है और परंतु मंत्रिपरिषद ने उस पर सामूहिक रूप से विचार नहीं किया है और राष्ट्रपति कहे कि इसे परिषद के समझ रखा जाए, तो प्रधानमंत्री को ऐसा करना अनिवार्य है। मान लो रक्षा मंत्री ने कोई नीतिगत फैसला लिया, परंतु राष्ट्रपति को लगता है कि वह निर्णय पूरी मंत्रिपरिषद द्वारा विचारित होना चाहिए, तो राष्ट्रपति निर्देश देंगे और प्रधानमंत्री उसे कैबिनेट के समक्ष रखेंगे। मान लो रक्षा मंत्री ने कोई नीतिगत फैसला लिया, परंतु राष्ट्रपति को लगता है कि वह निर्णय पूरी मंत्रिपरिषद द्वारा विचारित होना चाहिए, तो राष्ट्रपति निर्देश देंगे और प्रधानमंत्री उसे कैबिनेट के समक्ष रखेंगे। यह प्रावधान राष्ट्रपति को एक संवैधानिक ब्रेक, कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेक देता है। यह सुनिश्चित कर सकते हैं व्यक्तिगत मंत्री निर्णय न ले, बल्कि कैबिनेट सामूहिक रूप से निर्णय ले। इससे सामूहिक उत्तरदायित्व, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी सख्त होती है और कोई मंत्री मनमानी नहीं कर सकता है। ठीक है, ये बात है। तो इसका रियल मीन्स आपको पता होना चाहिए, वो ऐसा क्यों हो रहा है। प्रधानमंत्री के इस कार्य को विशेष तौर पर अनुच्छेद 78 में लिखित है कि वो सेतु की तरह कार्य करे। वह राष्ट्रपति को विभिन्न अधिकारियों जैसे भारत का महानियंत्रक, लेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, उसके सदस्य, चुनाव आयुक्त, वित्त आयोग का अध्यक्ष, उसके सदस्य एवं अन्य की नियुक्ति के संबंध में परामर्श देता है। अब रही अन्य की नियुक्ति के संबंध में परामर्श की बात, तो वह प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को भारत के महान्यायवादी, भारत के महानियंत्रक, लेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, उसके सदस्यों को चुनाव आयुक्त, वित्त आयोग का अध्यक्ष, उसके सदस्य, अन्य की नियुक्ति के संबंध में क्या करेगा? परामर्श देगा। ठीक है, अब हम संसद के संबंध में इसकी शक्ति को देख लेंगे। तो अब देखेंगे संसद के संबंध में राष्ट्रपति की शक्ति। प्रधानमंत्री निचले सदन का नेता होता है। इस संबंध में वह निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करता है। वह राष्ट्रपति को संसद का सत्रावसान करने संबंधी परामर्श देता है। वह किसी भी समय लोकसभा विघटित करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकता है। वह सभा पटल पर सरकार की नीति की घोषणा कर सकता है। ठीक है, तो इस संसद के संबंध में प्रधानमंत्री की शक्तियाँ हैं। अन्य शक्तियों और कार्य की बात करें तो उपरोक्त 3 प्रमुख भूमिकाओं के अतिरिक्त प्रधानमंत्री की अन्य विभिन्न भूमिकाएं भी हैं। वह नीति आयोग, विभिन्न भूमिका में वह नीति आयोग, किसी योजना आयोग का स्थान लिया, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद और कुछ अन्य संस्थाओं का अध्यक्ष होता है। ठीक है, अन्य भूमिकाओं में वह राष्ट्र की विदेश नीति को मूर्त रूप देने में महत्वपूर्ण है। तो किसको विदेश नीति को मूर्त रूप देने में महत्वपूर्ण है? केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है। मुख्य प्रवक्ता होता है प्रधानमंत्री। वह आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर आपदा प्रबंधन का प्रमुख है। जब आपातकाल आ जाए, कहाँ लिखा है? आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर आपदा प्रबंधन का प्रमुख है। ठीक है, और देश का नेता होने के नाते और विभिन्न राज्यों के विभिन्न वर्गों के लोगों से मिलता है, उनकी समस्याओं के संबंध में ज्ञापन प्राप्त करता है। ये भी राष्ट्र प्रधानमंत्री की शक्ति है। मतलब देश का नेता आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर आपदा प्रबंधन का प्रमुख है। देश का नेता होने के नाते विभिन्न राज्यों के विभिन्न वर्गों के लोगों से मिलता है और उनकी समस्याओं के संबंध में ज्ञान प्राप्त करता है। वह सत्ताधारी दल का नेता होता है। सत्ताधारी दल का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ये है। तो वह सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख है, सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है इत्यादि। इस प्रकार प्रधानमंत्री देश की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था में अति महत्वपूर्ण एवं अहम भूमिका निभाता है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा था, हमारे संविधान के अंतर्गत किसी कार्यकारी की यदि अमेरिका के राष्ट्रपति से तुलना की जाए तो प्रधानमंत्री है, ना कि राष्ट्रपति। ये भी सही है। राष्ट्रपति की कोई तुलना ही नहीं है भाई, नाम से तुलना थोड़ी होती है, कुछ शक्ति भी तो होना चाहिए। ये बात। अब प्रधानमंत्री की भूमिका का हम लोग वर्णन करते हैं। भूमिका का वर्णन कई प्रसिद्ध राजनीति शास्त्रियों एवं संविधान विशेषज्ञों ने प्रधानमंत्री की भूमिका की विशेष रूप से ब्रिटिश प्रधानमंत्री की भूमिका के संदर्भ में उसकी व्याख्या की। इनमें से प्रमुख इस प्रकार है। कई प्रसिद्ध राजनीति शास्त्री एवं संविधान विशेषज्ञों ने प्रधानमंत्री की भूमिका की विशेष रूप से ब्रिटिश प्रधानमंत्री की भूमिका के संदर्भ में व्याख्या की। इनमें से प्रमुख इस प्रकार है, तो हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। ठीक है, ये
लॉर्ड मॉल्ले क्या कह रहे हैं, इस प्रकार की बात है। मॉल्ले मिंटो सुना होगा ना। लॉर्ड मॉल्ले कह रहे हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री का वर्णन सामान के बीच प्रथम तथा कैबिनेट रूपी चाप के मुख्य परस्तर के रूप में किया है। वे कहते हैं कैबिनेट का प्रमुख समान लोगों के बीच श्रेष्ठ होता है तथा वह उस बात को धारित करता है जो काफ़ी दायित्वपूर्ण होता है, वह देश का सबसे प्रमुख प्राधिकारी होता है। लॉर्ड मॉल्ले कह रहे हैं। हर्बर्ट मैरिसन कह रहे हैं, सरकार के मुखिया के रूप में सबसे प्रमुख है, लेकिन आज उसके दायित्व में काफ़ी परिवर्तन आया है। सर विलियम वर्नर हार्कोर्ट कह रहे हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री को तारों के बीच चंद्रमा की संज्ञा दी है, तो विलियम वर्नर हार्कोर्ट ने दी। जेनिंग्स कह रहे हैं, वह सूर्य के समान है जिसके चारों ओर ग्रह परिभ्रमण करते हैं, वह संविधान का सबसे मुख्य आधार है, संविधान के सभी मार्ग प्रधानमंत्री की ओर ही जाते हैं। एच.जे. लॉस्की कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट के संबंधों पर वे कहते हैं कि प्रधानमंत्री इसके निर्माण का केंद्र बिंदु, इसके जीवन का केंद्र बिंदु, इसकी मृत्यु का केंद्र बिंदु है। उन्होंने प्रधानमंत्री को ऐसी दूरी बताया इसके इर्द गिर्द संपूर्ण सरकारी मशीनरी घूमती है। एच.आर.जी. ग्रिप्स कह रहे हैं, सरकार देश के प्रमुख हैं और वह सरकार का प्रमुख है। देश का प्रमुख सरकार और सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री। मुनरो ने प्रधानमंत्री लिखा, वह राज्य की नौका का कप्तान है। ठीक है। रैमजी म्यूर ने इसे राज्य के जहाज का मल्लाह कहा है। ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री की भूमिका इतनी महत्वपूर्ण और अहम होती है कि देखने वाले थे प्रधानमंत्री सरकार कहते हैं। इस प्रकार एच.आर. क्रॉसमैन कहते हैं कि युद्ध के पश्चात कैबिनेट सरकार प्रधानमंत्री सरकार से पूर्णतः परिवर्तित हो गई है। मतलब विश्व युद्ध की बात कर रहे हैं कि युद्ध के पश्चात कैबिनेट की सरकार जो प्रधानमंत्री सरकार में पूर्णतः परिवर्तित हो गई। इसी प्रकार बर्कले कहते हैं कि संसद प्रयायोग रूप से संप्रभु नहीं है, संसदीय लोकतंत्र अब ढह चुका है। ब्रिटिश व्यवस्था का प्रमुख जो प्रधानमंत्री की सुपर मिनिस्ट्रियल शक्ति है, वही व्याख्या भारतीय संदर्भ में भी सही है। अब राष्ट्रपति के साथ इसके क्या संबंध है उनको हम देख लेते हैं। संविधान में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के संबंध में निम्नलिखित उपबंध है। अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता में सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति इसकी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। हालांकि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल से उसकी सलाह पर पुनर्विचार के लिए कह सकता है। राष्ट्रपति इस पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। तो ठीक है, राष्ट्रपति को सहायता में सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, ये बात कह रहे हैं, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति इसकी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। हालांकि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल से उसकी सलाह पर पुनर्विचार के लिए कह सकता है। राष्ट्रपति इस पुनर्विचार की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। तो एक तरीके से बाध्यता की बात करेगा यहाँ पे। ये हो जाएगा। और अब हम देखते हैं अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 कह रहा है कि प्रधानमंत्री नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य नियुक्ति भी करेगा। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे और मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी हो। अनुच्छेद 78 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 78 कह रहा है प्रधानमंत्री का कर्तव्य है संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापना संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी निश्चय राष्ट्रपति को संसूचित करें। मतलब संघ का कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधायन विषयक प्रस्थापना संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी निश्चय राष्ट्रपति को संसूचित करें और संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापना संबंधी जो जानकारी राष्ट्रपति वह मांगे वह दे। अनुच्छेद 78 के 1, 2, 3, 4 इस तरीके से बातें का था गा था। और 78 के खा में मांग रहा है 78 का किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने निश्चय कर दिया किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया, राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार के लिए रखे। तो वे मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री बने कौन कौन से? 6 लोग हैं। तो प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापना संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी निश्चय राष्ट्रपति को संसूचित करें। अगर उस तरह मंत्रिपरिषद के जो निश्चय होते हैं वो राष्ट्रपति को संसूचित करने की बात होती है। संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विधेयक प्रस्थापना संबंधी जो राष्ट्रपति मांगे वह दे दे। वो किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने निश्चय कर लिया है कि मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया, राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष विचार के लिए रखें। ये मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री बने उनकी चर्चा कर लेते हैं हम लोग। 6 लोग ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री थे और प्रधानमंत्री बन गए। मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह और पी.वी. नरसिम्हा राव, एच.डी. देवेगौड़ा, नरेंद्र मोदी
अपने राज्यों के मुख्यमंत्री बनने के बाद देश के प्रधानमंत्री बने। मोरारजी देसाई तत्कालीन बम्बई राज्य के 1952 से 1956 की अवधि तक मुख्यमंत्री थे, जो मार्च 1970 में देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। तो ठीक है। चरण सिंह अविभाजित उत्तर प्रदेश के 1967 से 1968 तक 1970 में मुख्यमंत्री थे, जो मोरारजी देसाई के बाद प्रधानमंत्री बने। विश्वनाथ प्रताप सिंह भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, जो राष्ट्रीय मोर्चा सरकार में प्रधानमंत्री बने दिसंबर 1989 से नवंबर 1990 तक। ठीक है। पीवी नरसिम्हा राव दक्षिण भारत से प्रधानमंत्री बनने वाले पहले नेता थे। 71 से 73 तक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। बाद में 1991 से 96 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। एच.डी. देवेगौड़ा कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे, जिन्हें जून 1996 में संयुक्त मोर्चा सरकार का मुखिया चुना गया था। तो संयुक्त मोर्चा सरकार से कौन कौन से थे? उनका कौन सा था भाई? राष्ट्रीय मोर्चा सरकार था विश्वनाथ प्रताप सिंह का। ठीक है। और एच.डी. देवेगौड़ा जो थे कर्नाटक के, वो संयुक्त मोर्चा के थे। तो एच.डी. देवेगौड़ा कहाँ के मुख्यमंत्री थे? कर्नाटक के थे। जून 1996 में संयुक्त मोर्चा सरकार के मुखिया चुने गए। नरेंद्र मोदी भाजपा में मई 2014 में प्रधानमंत्री बनने तक गुजरात के मुख्यमंत्री थे। ये 2000 से 2014 तक 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। तो ये बात है। तो अब 14 साल तक तो मतलब गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अब 2014 से 2025 यानी अभी 11 साल हो गए हैं प्रधानमंत्री बने हुए। तो 14, 10, 24 से 25 साल से लगातार कोई ना कोई कार्यपालिका का पद संभाले हुए हैं नरेंद्र मोदी जी। तो सामयिक सरकार की बात करें तो भारत के संविधान में कार्यवाहक सरकार संबंधी कोई प्रावधान नहीं है। यह केवल एक स्थितिजन्य व्यवस्था और एक कार्यात्मक आवश्यकता है। सामयिक सरकार की बात करें तो भारत के संविधान में कार्यवाहक सरकार संबंधी कोई प्रावधान नहीं है। यह केवल एक स्थितिजन्य व्यवस्था और एक कार्यात्मक व्यवस्था है। ये हो गया। अब इधर आते हैं। निम्नलिखित बिंदु स्पष्ट रूप से एक कार्यवाहक सरकार का अर्थ प्रदान करते हैं। कार्यवाहक सरकार का अर्थ देखते हैं। संसद के लोकप्रिय कक्ष के विघटन के बाद एक कार्यवाहक सरकार का निर्माण और आम चुनाव के बाद एक नए मंत्रालय को शामिल करने के साथ इसकी समाप्ति संचालन में सरकार की संसदीय प्रणाली की एक अनिवार्य विशेषता है। इसी तरह की सरकार को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए बात की जाता है ताकि एक नई लोकप्रिय सरकार अस्तित्व में आ सके। मतलब कार्यवाहक सरकारें होती है कि जब कोई एक सरकार खत्म हो जाए, दूसरी सरकार बनने से बीच में जो सरकार चुनाव कराएगी वो सरकार कार्यवाहक सरकार है। ये कार्यवाहक सरकार जो शब्द है, इसका इस्तेमाल आम बोलचाल में मंत्रिपरिषद की स्थिति का वर्णन करने के लिए किया जाता है, जिसने लोकसभा का विश्वास खो दिया है, अन्यथा इस्तीफा दे दिया है, लेकिन राष्ट्रपति द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था की जाने तक जारी रखने के लिए कहा जाता है। यदि तुरंत एक वैकल्पिक सरकार का गठन नहीं किया जा सकता तो और आम चुनाव होने हैं तो निवर्तमान मंत्रिपरिषद को चुनावों के समापन और नई सरकार के गठन तक कार्यभार संभालना पड़ सकता है। ये बात है। सीमित भूमिका की बात करें, ये नियमित सरकार के विपरीत एक कार्यवाहक सरकार केवल सरकार के नियमित गतिविधियों के लिए प्रबंधन के लिए होती है। इसलिए राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय हित से संबंधित मुद्दों को छोड़कर कोई भी महत्वपूर्ण नीति का निर्णय लेने या नए उपाय और योजना को शुरू करने की उम्मीद नहीं होती। निम्नलिखित टिप्पणी और विचार देश के शासन में कार्यवाहक सरकार की सीमित भूमिका को उजागर करते हैं। तारकुंडे समिति 1974-75 ने सिफारिश की, एक कार्यवाहक सरकार को नई नीतियों की शुरुआत और घोषणा नहीं करनी चाहिए, वादा करना या नई परियोजना से शुरू नहीं करना चाहिए। कोई वादा नहीं कर सकते, नई परियोजना से शुरू नहीं कर सकते। अनुदान भत्ते की भी बात कही गई कि अनुदान भत्ते जो हैं या ऋण, वेतन वृद्धि और सरकारी समारोह में मंत्रियों को भाग नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आप केवल कार्यवाहक हो, नाम केवल राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आपको रखा है। अगस्त 1979 में तत्कालीन राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने लोकसभा को भंग करते हुए एक विज्ञप्ति जारी की, जिसमें कहा गया था कि राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री और उनके कुछ कैबिनेट सहयोगी के साथ परामर्श किया, जिन्होंने आश्वासन दिया कि इसे देख लेते हैं। अगस्त 1979 में तत्कालीन राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने लोकसभा को भंग करते हुए एक विज्ञप्ति जारी की, जिसमें कहा गया था कि राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री और उनके कुछ कैबिनेट सहयोगी के साथ परामर्श किया, जिन्होंने आश्वासन दिया कि चुनाव शांतिपूर्ण, स्वतंत्र और निष्पक्ष होंगे। मतदाता सूची का पुनरीक्षण तुरंत शुरू होगा और चुनाव समय सारणी नवंबर 1979 में शुरू होगी।
और दिसंबर 1979 तक पूरी। सरकार इस अवधि के दौरान ऐसे निर्णय नहीं लेगी जो नई नीतियों को निर्धारित करते हैं या एक महत्वपूर्ण। अब चुनावी सुधारों पर इस समिति की नियुक्ति 1974 में तत्कालीन जयप्रकाश नारायण ने अपने संपूर्ण क्रांति आंदोलन के दौरान की थी। इसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति विट्ठल महादेव ताराकुंडे ने की। ताराकुंडे समिति के बारे में बता रहे हैं। इससे अनौपचारिक समिति ने 1975 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें जेपी कमेटी के नाम से भी जाना जाता था, ताराकुंडे समिति को। ठीक है, तो चुनावी सुधारों पर इस समिति की नियुक्ति 1974 में जयप्रकाश नारायण ने अपने संपूर्ण क्रांति आंदोलन के दौरान की थी। इसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति विट्ठल महादेव ताराकुंडे ने की। इस अनौपचारिक समिति ने 1975 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जेपी कमेटी के नाम से भी जाना जाता था। ये बात हो गई। आदेश के नए खर्च को शामिल करते या प्रशासनिक या कार्यकारी निर्णय को उपायों का गठन करते हैं। हालांकि राष्ट्रीय हित से जुड़े आवश्यक प्रकृति के कार्य को नहीं रोका जाएगा। ये बात हो रही है वहाँ पे, जो इसकी बात हो रही कि सरकार से इस अवधि के दौरान ऐसे निर्णय नहीं लेगी जो नई नीतियों को निर्धारित करते हैं या एक महत्वपूर्ण। ठीक है, महत्वपूर्ण के बाद देखिए आगे महत्वपूर्ण आदेश या नए खर्चे को शामिल करते हैं या प्रशासनिक या कार्यकारी निर्णय के उपायों का गठन करते हैं। हालांकि राष्ट्रीय से जुड़े अति आवश्यक प्रकृति कार्य को नहीं रोका जाएगा। दिसंबर 1979 में दिए गए एक निर्णय में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कहा कि हमारे संविधान में एक कार्यवाहक सरकार का कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन ऐसी असाधारण स्थिति एक कार्यवाहक सरकार की मांग करती है और इसलिए प्रधानमंत्री और पार्षद ऐसी स्थिति मंत्री कार्यालय में केवल दिन प्रतिदिन का प्रशासन चला सकते हैं, जो वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए आवश्यक है। हालांकि हमारे संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है। ये बात है। कार्यवाहक प्रधानमंत्री दो कारणों से विवश है। पहला, संसद के माध्यम से जवाबदेही का सामान्य चैनल मौजूद नहीं है। दूसरा, चुनावी लाभ हासिल करने के लिए सरकार अपने पद का दुरुपयोग नहीं करती। चुनावी लाभ हासिल करने के लिए आप पद का दुरुपयोग नहीं कर सकते। पहला, संसद के माध्यम से जवाबदेही का सामान्य चैनल मौजूद नहीं है। ठीक है, इस तरीके की बात। प्रधानमंत्री संबंधित अनुच्छेद देखें तो अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति को सहयोग एवं परामर्श देने की बात करते हैं और 75 मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधानों की बात करते हैं। 77 भारत सरकार द्वारा कार्यवाहियों का संचालन की बात करता है। 78 प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति की सूचना प्रदान करने संबंधी कर्तव्य की बात करता है। 88 साधनों के आदरणीय मंत्रियों के अधिकार की बात करता है। ये बात है। तो अब ये जो है प्रधानमंत्री टॉपिक समाप्त हुआ। इससे आगे हम अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।